सरकार युवाओं से ज़्यादा दंगा भड़काने में और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में और वोट लेने की राजनीति करने का काम कर रही है। उन जमाने के कुछ तथाकथित बड़े माफिया सिंडिकेट बना के बाराबंकी ज़िले में अपना सिक्का जमाना चाहते थे और उन लोगों ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। लड़कियां जो हैं जाती हैं खुले में घास काटने के लिए। बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। राजनीति में युवाओं का विशेष योगदान रहा है, जिसके चलते भारत भर की तमाम राजनीतिक पार्टियां वर्तमान समय में युवाओं की एक अलग विंग बनाकर कार्य कर रही हैं और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में एक युवा इकाई का गठन किया गया है। इसी युवाओं की बात करते हुए हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के एक युवा सौरभ द्विवेदी जी के साथ, जो वर्तमान समय में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश सचिव हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में युवाओं का क्या महत्व रहता है और युवा किन कारणों से राजनीति को चुनते हैं। सौरभ जी, आपका द इंडियन ओपिनियन में बहुत बहुत स्वागत है। और हम जैसा कि आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कारण ऐसे हैं जो युवा अब राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे हैं और क्या ऐसे कारण रहे जो आप भी राजनीति की ओर उन्मुख हुए, इसके बारे में हमें बताएं। नीतीश जी, मैं छात्र राजनीति से, छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में आ गया। सर्वप्रथम मैं समाजवादी पार्टी मुलायम यूथ ब्रिगेड का नगर अध्यक्ष बना। जब मैं छात्र राजनीति से उसमें राजनीति में आया तो मैंने देखा हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। युवाओं की बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, सभी आर्थिक तरीके का शोषण कर रहे हैं। तो मैंने लोगों को देखा, लोगों का दर्द देखा। युवा बेरोजगार है, पढ़ के लिख के BA BSc करके भी बेरोजगार रहते हैं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। तो मेरे अंदर भी एक भावना पैदा हुई कि मुझे समाज की सेवा करनी है, युवाओं का साथ देना है पूरी ईमानदारी से। मैंने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, कोई धन कोई पैसा उस तरीके का कमाने का मैंने वो नहीं किया, लेकिन मैंने समाज सेवा करने का प्रण लिया है और वो मैं अपने पूरे जीवन करता रहूँगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो आपके परिवार में आपके पिताजी एक सरकारी नौकर हुआ करते थे। उस दौरान जब आप राजनीति में आए तो ऐसी दशा में क्या ऐसे कारण बने जिस कारण आपको राजनीति ही चुनना पड़ा? आप चाहते तो शिक्षा के क्षेत्र में जाके आप कोई नौकरी कर सकते थे, आप भी सरकारी नौकरी कर सकते थे, तो एक तरह से एक अलग फील्ड में आप आए। घर में सरकारी नौकर होने के बावजूद आप राजनीति में स्वच्छंद तरीके से उतरे, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले आप समाजवादी पार्टी में भी थे और तब से लगातार आपका सफर चल रहा है। इसके बारे में बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल नीतीश भाई है आपका। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे दूरसंचार विभाग में और उनको जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही न्यायिक व्यक्ति थे। उस जमाने के कुछ तथाकथित बड़े माफिया सिंडिकेट बना के बाराबंकी ज़िले में अपना सिक्का जमाना चाहते थे और मेरे पिताजी थोड़ा न्यायिक होने की वजह से जब कोई व्यक्ति परेशान किया जाता था तो वो कहीं ना कहीं से उनके पास आ जाता था या किसी के द्वारा उनके पास आता था, वो अपनी समस्या बताता था तो वो उसकी समस्या का निदान करने का प्रयास करते थे। वो एक बहुत ही सीधे व्यक्ति थे, लेकिन उन तथाकथित लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्होंने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा। उस चक्रव्यूह में मेरे पिताजी, चूँकि एक सरकारी कर्मचारी थे, सरकार से बंधे हुए थे, शासन प्रशासन से बंधे हुए थे, वे उनके खेल को समझ नहीं पाए और उन लोगों ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। तब मैं 3 महीने का था जब मेरे पिता की हत्या हुई। उसके बाद छात्र जीवन में मैं स्कूल में पढ़ने लगा। 14 साल की उम्र में उन्हीं तथाकथित लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, जिससे मैं किसी तरीके से बच गया। उस वक्त मैंने प्रण लिया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। मैं भी चाहता, पढ़ाई में मैं तेज था और पढ़ लिख के कोई ना कोई IAS PCS या किसी प्रकार की नौकरी में जाता, लेकिन मैंने ये समझ लिया कि मेरे पिता सरकार से बंधे हुए थे, शासन प्रशासन से बंधे हुए थे, सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी अमले की बात सुनते थे, सरकारी अमले का काम करते थे, फिर भी उन लोगों ने उनको बख्शा नहीं। देवा शरीफ जैसी दरगाह पे वो चद्दर चढ़ाने गए थे, वहाँ पे उनकी निर्मम हत्या की गई। भगवान के दरबार को भी उन्होंने नहीं छोड़ा उन लोगों ने। घटनाओं के कारण जो ये आपके साथ घटना घटित हुई,
इसी के कारण आप राजनीति में आए, जैसा आप बता रहे हैं। वर्तमान समय में आप जिस पार्टी में हैं, इस पार्टी के द्वारा और आपके द्वारा युवाओं के उत्थान के लिए अथवा लोगों के कल्याण के लिए अभी तक आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, या भविष्य में इसके संबंध में क्या विचार हैं आपके? देखिए नीतीश भाई, हम लोग पूरे प्रदेश में इस समय निकल रहे हैं। माननीय शिवपाल जी के निर्देश पे हम लोग पूरे प्रदेश में निकल रहे हैं। अभी थोड़ा कोरोना काल जब थोड़ा सा कम होगा तो हम लोग हर जगह जिले वाइज भी जाएंगे। तो युवाओं को हम लोगों को एक करना है। हमारे नेता का ये कहना है कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो हर घर में युवा को एक नौकरी हम लोग देंगे। लगभग सभी सरकारें ये वादा करती हैं कि जब वो आएंगे सत्ता में तो नौकरी देंगी। वर्तमान समय में भाजपा सरकार भी है। ऐसे समय में आप लोग और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां बेरोजगारी के संबंध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ये कहां तक सार्थक है कि राजनीति में आने के बाद लोग अपने पुराने वादे भूल जाते हैं? देखिए नीतीश भाई, पूर्व की सरकारें भी आपने देखी हैं और इस समय की भी तत्कालीन सरकार भी आप देख रहे हैं। वादे तो इन्होंने भी किए और वादे पिछली सरकारों ने भी किए, लेकिन कुछ हद तक उनके वादे पूरे हुए, लेकिन इनके वादे आज धरातल पे नहीं उतर पा रहे हैं। तो ये तो तय है कि आज की सरकार युवाओं से ज़्यादा दंगा भड़काने में और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में और वोट लेने की राजनीति करने का काम कर रही है। वो युवाओं को ना नौकरी देना चाहती है, ना उसको बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है, ना वो महिलाओं की, ना माताएं और बहनों की सुरक्षा करना चाहती है। तो ये तो महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो हाल ही में एक घटना हुई है हाथरस की। काफी बड़ा इसका इशू बना, तमाम मीडिया कर्मियों, तमाम नेताओं ने बयान दिए। आपकी पार्टी का कोई सदस्य वहां पर नहीं पहुंचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी से प्रतिनिधिमंडल गया है, वहाँ पे अधिवक्ता सभा का पूरा प्रतिनिधिमंडल गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी गया है। आने वाले समय में वो स्वयं भी जाएंगे उस पर। ऐसी घटनाओं के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटनाओं के बारे में क्या बताएं? हालांकि भाजपा सरकार के द्वारा निरंतर महिला सशक्तिकरण के ऊपर बल दिया जा रहा था और महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध के संबंध में कड़े कानूनी सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए नीतीश भाई, बयान तो तमाम तरफ से तमाम लोगों के आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के भी आ रहे हैं, विपक्ष के भी आ रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि एक बहन बेटी मरी है और हम सबको दुखी होना चाहिए। उसे जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। आज सरकारें क्या कर रही हैं, उसको जात में बांट रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को मानव धर्म पे काम करना चाहिए और अब मानव धर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार खत्म हो रहा है। अभी कुछ लोगों का मैंने बयान सुना नीतीश भाई जी कि लड़कियां जो हैं जाती हैं खुले में घास काटने के लिए। बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। ये इस तरीके के लोगों का मैं कहना चाहता हूँ, इस तरीके के जो भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी भी पार्टी के हों, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी उम्र का लिहाज करें, थोड़ा सा शर्म करें। बहन बेटी माँ जननी होती है, हम सब उसी से हैं। और अगर हम माँ बहन बेटी की ही इज्जत नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी बहन बेटी के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी मैदान में। कहाँ चली गया वो बहन बेटी का सम्मान? आज एक बहन मारी जा रही है, एक बेटी गरीब की मार दी गई, जला दी गई, उसके परिवार को भी शामिल नहीं होने दिया गया, उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। बहुत ही शर्मनाक चीज है। हम और हमारी पार्टी निंदनीय विरोध करते हैं। किसी भी जात का वो व्यक्ति हो, जिसने दुष्कर्म किया उसको चौराहे पे ला के फांसी देनी चाहिए। सरकार की अगर बात करें तो सरकार के द्वारा काफी समय व्यतीत किया गया है। कहां तक सफल मानते हैं भाजपा सरकार को? कहां तक, किन मुद्दों पे सफल हुई, किन मुद्दों पे असफल हुई, इसके बारे में बताएं। क्या आपकी रणनीति है कि किन मुद्दों पर आप लोग आकर जनता के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे? शिवपाल जी किन मुद्दों पर, किन बातों पर आके वोट मांगेंगे जनता से, इसके बारे में? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक पार्टी के साथ में एक सोच है। सोच मतलब विकास। हम लोग जो पार्टी का हमारा, क्या इस विकास में, जिस विकास की बात कर रहे हैं, जो दो पार्टियां अलग अलग हो गई थी, क्या उन पार्टियों का भी विकास होना संभव है? मेरे कहने का मतलब ये है
क्या समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी साथ मिलकर आपस में आगे बढ़ेंगे 2022 का सामना? चूंकि भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में है, तो ऐसी दशा में उसका सामना करने के लिए क्या रणनीति बनाएंगे, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे हम किसके साथ लड़ते हैं या हम स्वयं अकेले लड़ते हैं। हमारी पार्टी, ये हमारे नेता का जो भी आदेश होगा वो हम लोग करेंगे, वो मानेंगे। अब वो समाजवादी या किसी के भी साथ, तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। फिलहाल हम लोगों का जो स्वयं का एजेंडा ये है कि मैंने आपसे अभी पूर्व में बताया कि अगर हम लोगों की सरकार आएगी तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी का ये खुला पत्र है कि वो सभी व्यक्ति को घर में एक एक नौकरी देंगे और माताओं बहनों का सम्मान रखा जाएगा और सभी की भागीदारी होगी। कोई जात पात नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ है जात पात, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम की लड़ाई, ये खत्म होगी। अगर हमारी सरकार आती है सूबे में तो उतना ही सम्मान हिंदू को मिलेगा, उतना ही सम्मान मुस्लिम को भी मिलेगा। अभी देखा गया कि जैसे ये मुद्दा हाथरस वाला जो मुद्दा हुआ, इस पे तमाम पार्टियां वहां पर पहुंची, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी अपनी बात रखी। हाल ही में एक नेता के ऊपर स्याही भी फेंकी गई। तथाकथित लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि वो वहां पर विरोध इसलिए हो रहा ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। इस मामले पर आप क्या बताना चाहेंगे? क्या सच्चाई है, कैसी सच्चाई है? हालांकि भाजपा सरकार के द्वारा कहा गया, जो उनके द्वारा बताया जा रहा है, जो उनके द्वारा विशेष जांच करके बताया जा रहा है कि ये दंगा भड़काने की एक पूर्व प्रायोजित कोशिश की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, जिस कारण से वहां पर लोगों का आना जाना रोका गया है। कहां तक आप इस बात से सहमत हैं कि दंगा भड़काने जैसी कार्रवाई की गई? देखिए नीतीश भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी किसी भी घटना पे जाए उसके ऊपर स्याही फेंकना सबसे गलत और सबसे निंदनीय काम है। बहुत ही ओछी हरकत है। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हाथरस पे जो आप ये कहना चाहते हैं कि दंगा भड़काने, अच्छा चलिए, दंगा भड़काने की बात जो आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि दंगा भड़काने के लिए ऐसा हुआ, आपने रात में 2 बजे उस लड़की को क्यों जला दिया पराली पे रख के? सरकार तो आज बता रही है कि जो उन्होंने दंगा भड़काने का काम आप कर रहे हो। जो हलफनामा उनके द्वारा दाखिल किया गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि वहां पर माहौल ना बिगड़े, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। आज के हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये दाखिल किया गया है। पीड़ित परिवार के माता पिता, जिससे भी जो भी आप मीडिया बंधु लोग मिले हैं, वो कितने डरे हुए और सहमे हुए हैं। उनके हलफनामा और उसकी तो कोई बात मत करिए आप, इसलिए क्योंकि एक पीड़ित परिवार जिसकी बेटी जला दी गई हो, जिसको चेहरा भी देखने को ना मिला हो अपनी बेटी का, आप उससे दबाव बना के, पूरा प्रशासन वहां पे खड़ा हुआ है दबाव बनाए हुए, वो क्या कहेगा? वो पीड़ित परिवार क्या कहेगा? उसके दुख को आप समझिए। अगर बात दंगा भड़काने की, तो आप ये बताइए, आपने कौन सी कोर कसर छोड़ दी उसमें? आपने रात में 2 बजे 3 बजे उस लड़की को उठा के जला दिया, उसके माँ बाप को उसका चेहरा तक के नहीं दिखाया, तो ये कहाँ का नियम कानून है? हिंदू धर्म में शाम के बाद किसी भी व्यक्ति को जलाया नहीं जाता है। आप एक सम्मानित पार्टी से राजनीति कर रहे हैं और युवा भी हैं। अभी तक आपके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को आप राजनीति के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आपका प्रमुख संदेश है उन ऐसे युवाओं के लिए जो राजनीति में उतरना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में अपना पदार्पण कर रहे हैं? इसके बारे में बताएं। मैं सभी युवाओं से मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि सर्वप्रथम जातवाद में कतई ना आए, क्योंकि ये एक पहली ऐसी सीढ़ी है कि जातवाद से व्यक्ति बट जाता है। अगर कुछ मानना है, किसी धर्म को मानना है, तो मानव धर्म को माने। वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, आपको उसको स्नेह देना है, आपको उसको प्यार देना है। युवाओं को सच्चाई के राह पे चलना है। अगर आप सच्चाई की राह पे चलेंगे तो बड़ी सी बड़ी ताकत, चाहे वो जितनी भी बुरी ताकत हो, चाहे वो जितना भी अहंकारी और घमंडी व्यक्ति क्यों ना हो, आपके अगर वो खिलाफ होगा तो उसको आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों के आधार पर 2022 में आपके जो इलेक्शन है उसको लेकर अभी तक क्या तैयारी की गई है? देखिए, हम लोगों की समीक्षा चल रही है हमारे दल की। सभी सीटों पे, सभी विधानसभा वार हम लोग प्रत्याशी भी देख रहे हैं और सभी के फॉर्म भी आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोगों का काम चल रहा है। 2021 तक के हम लोगों के प्रत्याशी तय हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। तो देखा आप लोगों ने कि हमने एक युवा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता से बात की। इनके द्वारा विभिन्न मुद्दों पे सरकार को घेरा भी गया और अपने पार्टी की उपलब्धियां भी बताई गई और युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश भी दिया गया। और जहां तक इनकी बात से हम भी सहमत हैं कि वर्तमान समय की राजनीति से जाति और धर्म जैसी समस्याओं का खात्मा होना बहुत जरूरी है, जिस कारण युवा आगे आए और देश सुरक्षित हाथों में आ सके।
जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।